अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो पहला क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। सपोज यू आर वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी एंड build two different models of the impact on sales of your films advertising। इसके अंदर दो मॉडल दिए हुए हैं, मॉडल 1 और मॉडल 2। ये इसमें हमने मॉडल 1 के लिए अलग सारे चीज़ें फाइंड करनी है और मॉडल 2 के लिए अलग फाइंड करनी है। इसके अंदर दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन जो है मॉडल 1 की गिवन है, एस टी इज इक्वल टू 2586 माइनस 71,000 पी टी प्लस 0.5280 माइनस 1.04 बी टी। और नीचे जो वैल्यूज़ गिवन है जिसके अंदर 71,000 के नीचे जो लिखी हुई है 24,000, ये हमारे पास जो है वो एरर गिवन है, यानी कि ऊपर जो है वो बीटाज हैं। ये इक्वेशन गिवन है बीटा वाली, यानी कि एस इज इक्वल टू बीटा नॉट माइनस बीटा 1 पी टी प्लस बीटा 2 ए टी माइनस बीटा 3 बी टी प्लस एरर टर्म जो है। तो नीचे उसी इक्वेशन के साथ हमने नीचे वाली इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो हमारे पास जो 2586 ये बीटा नॉट आ गया, माइनस 71,000 जो है वो हमारे पास बीटा 2 है, और ए टी जो है वो जिसमें बीटा 1 ए टी है वो हमारे पास पी टी आ जाएगा। तो और इसी तरह आगे जो पूरी क्वेश्चन को कंपेयर करना है, और जो एरर टर्म एंड पे दी हुई है वो नीचे इसके गिवन है, यानी कि बीटा 1 की जो एरर टर्म है वो 24,000 है, बीटा 2 की जो एरर टर्म है वो 4.06 है, और बीटा 3 की जो एरर टर्म है वो हमारे पास 0.98 है। एन हमारे पास 30 गिवन है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0.89 गिवन है। जो वैल्यूज़ हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, एस टी इज इक्वल टू 2586 माइनस 71,000 पी टी प्लस 0.5280 और लास्ट वाली है माइनस 1.04 बी टी। और इसका जो हमारे पास बीटा गिवन है वो एरर टर्म जो गिवन है वो 24,000 है, और दूसरे की हमारे पास जो एरर टर्म गिवन है वो 4.06 है, और जो थर्ड की हमारे पास एरर टर्म गिवन है वो हमारे पास 0.98। जो क्वेश्चन इसी तरह गिवन होगा पेपर में तो उसमें हमने जो है ना वो इसी तरह ये नीचे वैल्यूज़ गिवन होगी, तो ये हमने खुद लगाना है कि ये हमारे पास बीटाज हैं और ये हमारे पास एरर टर्म्स हैं इनकी। और जो नीचे एन हमारे पास गिवन है वो हमारे पास 30 गिवन है, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0.89 गिवन है। और ये आ गया मॉडल 1 था। ये सेम इसी तरह मॉडल 1 है। मैं सिर्फ मॉडल 1 करूँगा, आपने मॉडल 2 खुद से करना है। सेम ही है, सारे जो है ना वो प्रोसेस रिपीट करना है। अच्छा, इसके अंदर जो फाइंड क्या करना है, पहले तो ये बताया गया एस टी के। एस टी है सेल्स ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इन ईयर टी, यानी कि एक साल एक ईयर टी जो है ना टाइम पीरियड टी ईयर है, 1 ईयर में जो सेल्स हुई हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, एस टी वो है ये वाली जो हम फाइंड कर रहे हैं, जिसके लिए हम रिग्रेशन रन कर रहे हैं, जिसके एनालिसिस कर रहे हैं रिग्रेशन। और दूसरा जो है वो हमारे पास पीटी है। पीटी हमारे पास क्या है, एवरेज प्राइस ऑफ द ड्रिंक इन ईयर टी, यानी कि एवरेज प्राइस जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक की एक ईयर के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक की वो है। और जो ए टी है हमारे पास आ गया वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन ईयर, ये पूरे साल में जो एडवर्टाइजमेंट कास्ट आ रही है वो है। और जो बी टी है ये एडवर्टाइजमेंट कास्ट है, एक्सपेंडिचर है जो इसका कंपटीटर बैठा हुआ है उसकी, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है, वो ज़्यादा करेगा तो वो कम करेगा, इसके एनालिसिस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। सबसे पहले नंबर पे हमने फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स फॉर बोथ मॉडल्स। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे मॉडल 1 का करूँगा क्योंकि दूसरा जो वो सेम ही है। तो इंटरप्रेट हमने कहाँ से करना है, इसी सेम पहली क्वेश्चन से करना है। वो कैसे होगा, पहले जो है ना वो फॉर बीटा 1 लिख दो यहाँ पे, यहाँ फॉर बीटा 1 इंटरप्रिटेशन की यहाँ पे आपने जो है ना वो हेडिंग देके शुरू करना। कैसे अब इंटरप्रिटेशन कैसे होगी ये देखें, ये इन दोनों का रिलेशनशिप, ये पीटी हमारे पास क्या है, एवरेज प्राइस है, और ये हमें सेल्स है एसटी, इन दोनों का आपस में रिलेशन इन्वर्स है। वैसे भी देखें तो प्राइस इंक्रीज़ अगर कर देंगे हम, किसी चीज़ की प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उसकी सेल्स कम हो जाएंगी। और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो है ये भी हमें यही चीज़ बता रहा है कि अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो ये कम होगी, अगर ये प्राइस कम होगी तो ये सेल्स ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका हम इंटरप्रिटेशन में करेंगे कि 1 यूनिट इंक्रीज़ इन प्राइस या पीटी
will cause decrease in ST sales by 71,000 यूनिट्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या आएगा, ये इसके इंक्रीज़ होने से ये डिक्रीज़ इसलिए हो रहा है कि ये माइनस साइन है, ये हमें यही बता रहा है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसके इंक्रीज़ होने से ये भी इंक्रीज़ होने चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो मतलब इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो इंटरप्रिटेशन इसकी होगी 1 यूनिट इंक्रीज़ इन PT will cause decrease in ST by 71,000 यूनिट्स। मैं लिख भी देता हूँ, 1 यूनिट increase in PT will cause decrease in ST, यहाँ पे ST हमारे पास क्या सेल्स है ऑफ दिस ऑर्डर बाय 71,000 यूनिट्स। ये हमारे पास होगी पहली इंटरप्रिटेशन इस वाले की, ये जो प्राइस थी उसकी। अब दूसरे नंबर पे इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, ये क्या चीज़ है, एवरेज एडवर्टाइजमेंट, एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये देखो इसके साथ प्लस का निशान है, मतलब ये दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि इसके इंक्रीज़ होने से ये भी इंक्रीज़ होगी। लॉजिकली देखें तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा हम खर्च करेंगे तो हमारा क्या होगा, सेल्स भी ज़्यादा उतनी इंक्रीज़ होगी। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी वो मैं जस्ट बोल देता हूँ, लिख लीजिए खुद ही। 1 यूनिट इंक्रीज़ इन AT, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, 1 यूनिट इंक्रीज़ इन AT विल कॉज इंक्रीज़ इन सेल्स ST बाय 0.52 यूनिट्स। अगेन रिपीट करता हूँ, 1 यूनिट इंक्रीज़ इन AT विल कॉज इंक्रीज़ इन ST बाय 0.5 यूनिट्स। अब इसके इंक्रीज़ होने से सेल्स भी इसलिए इंक्रीज़ हो रही है, एक तो प्लस का निशान है, दूसरा लॉजिकली भी हमने देख लिया। थर्ड की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इसी तरह थर्ड की आपने बार बेटा 3 लिख के उसकी इंटरप्रिटेशन में लिखना है। इसके साथ माइनस का साइन है तो इसके इंक्रीज़ होने से डिक्रीज़ होगी। लॉजिकली देखें तो ये PT कौन सा एक्सपेंडिचर है, जो उसकी मुखालफ कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो खर्चा कर रही है। अगर इसकी मुखालफ कंपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज़्यादा खर्चा करेगी तो इस कंपनी की सेल्स कम हो जाएंगी, इसी तरह अगर ये कम करेंगी तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इफ़ 1 यूनिट इंक्रीज़ इन BT then ST will decrease by 1.04 यूनिट्स। ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगी। तीनों की इंटरप्रिटेशन हो गई हमारे पास। और जो सेकंड नंबर पे हमने फाइंड करना है वो है T वैल्यू। दूसरा हमारे पास क्या है, ये पहला था, कैलकुलेट T वैल्यू फॉर ऑल द कोफिशिएंट्स। टी वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है, टी वैल्यू फाइंड कर बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा। ठीक है, यही फार्मूला सब के लिए लगाना है, बीटा 1 के लिए भी, बीटा 2 के लिए भी, बीटा 3 के लिए भी। इसमें हमारे पास बीटा 1 ये है, बीटा 2 हमारे पास ये है और बीटा 3 हमारे पास ये है। तो स्टैंडर्ड एरर वही जो नीचे दिए हुए हैं, ये बीटा की वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है, ये बीटा की है, ये स्टैंडर्ड एरर की, इसी तरह ये बीटा है, ये स्टैंडर्ड एरर है। तो इन तीनों की हम वैल्यू निकालेंगे। टी कैलकुलेटेड इसको बोलते हैं, टी कैलकुलेटेड बीटा 1 फॉर बीटा 1, बेशक यहाँ पे एडिंग दे दो बीटा 1 के लिए, तो ये क्या आ जाएगी, बीटा है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। बीटा 1 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे बीटा 1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1, तो ये क्या आ जाएगी, बीटा 1 की वैल्यू ऊपर हमारे पास क्या गिवन है, ये बीटा 1 था पहली इक्वेशन, इसकी क्या वैल्यू गिवन है 71,000 और स्टैंडर्ड एरर की कितनी है 24,000। तो इसको हम जब इसमें पुट करें फार्मूला में तो 71,000 डिवाइडेड बाय 24,000, ये हमारे पास टी कैलकुलेटेड आ गई बीटा 1 के लिए। यहाँ पे वह इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये ऑलमोस्ट कोई 2 पॉइंट समथिंग नहीं 6 पॉइंट समथिंग आएगी या कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2.95 आ रही है। ये टी कैलकुलेटेड आ गया बीटा 1 के लिए। इसी तरह हमने सेम बीटा 2 के लिए वही फार्मूला लगाना है, सेम टी फॉर बीटा 2 के लिए, तो बीटा 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 2। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे वही जो ऊपर हमारे पास बीटा 2 था, ये वाला, ये 0.52 है और इसका स्टैंडर्ड एरर 4.06 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास
टी की वैल्यू आ जाएगी, टी वैल्यू फॉर बीटा 2 क्या आ जाएगी 0.52 डिवाइडेड बाय 4.06। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.128। ये टी वैल्यू आ गई फॉर बीटा 2। इसी तरह बीटा 3 के लिए हम फाइंड करेंगे, सेम फार्मूला है, बीटा की वैल्यू 1.04 डिवाइडेड बाय 0.98। अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान करना है, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसके ये माइनस था पहले वाला बीटा, तो इसके साथ माइनस भी आएगा। ये टी कैलकुलेटेड जो बीटा 1 किया ये माइनस 2.95 आएगी, क्योंकि ये हमारे पास 71,000 माइनस में था। दूसरा प्लस था तो ये प्लस ही आएगी। इसके अंदर भी माइनस है तो माइनस 1.04 डिवाइडेड बाय 0.98 करेंगे ये वाली, ये माइनस 1.04 डिवाइडेड बाय 0.98। तो टी वैल्यू इसके आ जाएगी बीटा 3 के लिए 1.04 1.06 आ रही है इसके अंदर। ये तीनों की टी वैल्यू आ गई टी कैलकुलेटेड। ये दूसरा भी हो गया। उसके बाद तीसरा जो है ना वो आगे अच्छा, थर्ड नंबर पे हमने फाइंड करना है कि डेवलप वन टेल हाइपोथेसिस फॉर ऑल द वेरिएबल्स। वन टेल हाइपोथेसिस फाइंड करना है तो इसके लिए पहले सबसे डेवलप हाइपोथेसिस करेंगे। डेवलप हाइपोथेसिस वही इक्वेशन को देखते हुए, जो इक्वेशन हमारे पास थी उसको देखते हुए हमने डेवलप हाइपोथेसिस करना है। वही 3 बीटा है तो हम इसी तरह 3 लिख लेंगे सब के लिए। बीटा 1 के लिए नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये बीटा 2 के लिए हो गया। इसी तरह नीचे हाइपोथेसिस डेवलप कर लेंगे बीटा 3 के लिए। सबसे पहले बीटा 1 में अगर देखें तो वैल्यू पीछे जाके अगर देखें हम तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। पहले बीटा में ये देखिए माइनस का साइन है तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो लेस देन 0 होगा और जो नल हाइपोथेसिस है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये इसके साथ माइनस का साइन यही शो कर रहा है कि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स में जब होगा तो वो बीटा लेस हो जाएगा, यानी कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बीटा 1 है वो लेस देन 0 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा बीटा 2 के लिए हम देखते हैं तो उसके साथ क्या है, प्लस का साइन है तो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा और जो नल हाइपोथेसिस है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बीटा 2 में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये लेस देन इज इक्वल टू 0 है। इसी तरह जो थर्ड है बीटा 3 है उसके साथ माइनस का साइन है तो मतलब वो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये नल हाइपोथेसिस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहले हाइपोथेसिस डेवलप कर लिए हमने। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना, टी कैलकुलेटेड चाहिए होता है वो हमने पहले ही फाइंड कर लिया। टी कैलकुलेटेड की वैल्यू वो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। टी कैलकुलेटेड जो है वो बीटा 1 के लिए थी, वो क्या थी पीछे हमने जो फाइंड की है वो हमारे पास है -2.95 है। और बीटा 2 की जो वैल्यू थी टी कैलकुलेटेड हमारे पास 0.128 और जो बीटा 3 के लिए थी हमारे पास टी कैलकुलेटेड वो हमारे पास 1.06 है। सॉरी, इसके साथ भी माइनस आएगा, ये मैं फिर दोबारा यहाँ पे माइनस का साइन ही लगाया था, ये माइनस है यहाँ पे तो ये -1.06 आ जाएगी, -1.06। टी कैलकुलेटेड हमारे पास आ गई है। अब हमने टी क्रिटिकल फाइंड करनी है। टी क्रिटिकल फाइंड करने के लिए हमें चाहिए अल्फ़ा चाहिए होता है। तो अल्फ़ा हमारे पास जो है ना वो इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो जो फाइंड करना उसी के अंदर हमें आगे बताया गया है कि टेस्ट सिग्निफिकेंस एट 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। मीन्स अगर वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल है ना तो मीन्स के 5% उसने मार्जिन दी है 5%। तो अल्फ़ा जो हमारे पास होगा वो 0.05 होगा। इसी तरह अगर वो 90% जो है ना वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता था अल्फ़ा हमारे पास 0.1 होना था, क्योंकि पीछे हमारे पास 1 बचना था 1%। तो उसका जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.1 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है ना वो मोस्टली जो क्वेश्चन में वो अल्फ़ा 0.05 ही होता है, 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर ही चेक करते हैं।
तो मैम जो है ना वो उम्मीद तो यही है कि पेपर में यही आएगा। तो अल्फ़ा हमारे पास 0.05 होगा और टी एन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में गिवन था, जो शुरू में लिखा था वो 30 है। तो अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है वन टेल हाइपोथेसिस के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है एन माइनस के माइनस वन। एन हमारे पास ये गिवन है, के हमारे पास है नंबर ऑफ़ बीटाज या नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को कहते हैं, नंबर ऑफ़ बीटाज या नंबर ऑफ़ वेरिएबल। तो वो हमारे पास 3 है, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। तो इट मीन्स के इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 3 माइनस 1 तो 26 आ जाएगा। ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आ गया 26 और अल्फ़ा हमारे पास क्या है 0.05। तो हमने टी टेस्ट के अंदर जो टी टेबल है उसके अंदर जाके ऊपर 0.05 वन टेल टेस्ट कर रहे हैं। तो वन टेल में 0.05 ऊपर से देखना है और लेफ़्ट साइड से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका 26 नंबर पे जाके देखना है 26 और ऊपर हम देखना है 0.05 अल्फ़ा लेवल पे जो वैल्यू है कितनी है टी टेबल में। तो वो ऑलमोस्ट 1.706 है आई थिंक। तो वो हमारे पास टी क्रिटिकल आ जाएगी। टी क्रिटिकल उसको कहते हैं। बीटा 1 के लिए टी क्रिटिकल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो 1.706 आ जाएगी। ये सब बीटास के लिए यही वैल्यू है, किसी को हमने लेना है टी क्रिटिकल। तीनों बीटास के लिए हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो अब हमने फॉर बीटा 1 यहाँ पे लेनी है। फॉर बीटा 1 की टी कैलकुलेटेड जो हमारे पास जो हमने फाइंड की थी वो लिख लेंगे। पीछे जो दोबारा मैंने लिखी थी वो है -2.95 है। और जो हमने टी क्रिटिकल फाइंड की है टेबल से देख के, टी टेबल से, वो हमारे पास आई है 1.706। इसमें ग्रेटर कौन सी है, टी क्रिटिकल ग्रेटर है या टी वो देखने में टी कैलकुलेटेड। इसमें टी क्रिटिकल ग्रेटर है टी कैलकुलेटेड से। इसमें ये बड़ी है ये छोटी है। 1.706 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 -2.95। तो अगर टी क्रिटिकल ग्रेटर हो टी कैलकुलेटेड से तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वी एक्सेप्ट null hypothesis or we reject alternative hypothesis। ठीक है, ये याद रखना है। अगर टी क्रिटिकल जो हमने फाइंड किया, टी क्रिटिकल हमने 1.706 टेबल से देके जो फाइंड की है वो अगर टी कैलकुलेटेड जो हमने शुरू में फाइंड की थी उससे अगर ग्रेटर है आगे, टी क्रिटिकल ग्रेटर है, तो इट मीन्स वी एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, H0 को, और रिजेक्ट कर देंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अगर टी कैलकुलेटेड ग्रेटर आएगी, टी कैलकुलेटेड अगर यहाँ पे ग्रेटर होती है टी क्रिटिकल से, तो हम एक्सेप्ट करते अल्टरनेटिव को और रिजेक्ट कर देते हम नल हाइपोथेसिस को, उसके उल्ट हो जाता। बस बाकी सब में भी यही देखना है। बीटा 2 के लिए मैं कर देता हूँ फॉर बीटा 2 टी कैलकुलेटेड जो हमने शुरू में कैलकुलेट की थी टी की वैल्यू बीटा 2 के लिए वो क्या थी हमारे पास 0.128 और जो टी क्रिटिकल है हमारे पास वो क्या वैल्यू है 1.706। तो इसमें भी टी क्रिटिकल जो है वो ग्रेटर है टी कैलकुलेटेड से, तो इसमें भी हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और वी रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तीसरी के अंदर भी देख लेते हैं फॉर बीटा 3 के लिए टी कैलकुलेटेड जो हमने शुरू में फाइंड की थी वो हमारे पास थी -1.06। तो उसमें भी हमारे पास सेम ही टी क्रिटिकल जो है हमारे पास 1.706 है। तो टी क्रिटिकल जो है वो ग्रेटर है टी कैलकुलेटेड से, तो इसमें भी सेम यही हुई एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और वही रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तीनों के अंदर रिजेक्ट हो जाएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इससे नेक्स्ट जो है हमने वो फाइंड करना है वो टेस्ट सिग्निफिकेंस 95% लेवल, ये हमने ले लिया है। उसके बाद है कैलकुलेट एडजस्टेड आर स्क्वायर। कैलकुलेट एडजस्टेड आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, वो हमारे पास 0.89 है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर के ऊपर बार, इसको एडजस्टेड आर स्क्वायर कहते हैं। इसका फार्मूला है 1 माइनस इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई है यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाय n-k-1। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू
89 है वो यहाँ पुट की, और n की हमारे पास 30 गिवन है, डिवाइडेड बाय 30 माइनस के हमारे पास 3 है माइनस 1। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन सब को जब 1 में से 0.89 माइनस करके फिर दोबारा 1 में से माइनस करने के बाद ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद सिंपल सी है, तो हमारे पास जस्टिस आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.992। ठीक है, ये हमारे पास एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी होगा। इससे आगे क्या है, इससे आगे एस्टिमेट कॉन्फिडेंस इंटरवल अल्फ़ा 10% फॉर पीटी। ये मुझे भी नहीं आता, ये आप लोग खुद कर लें या किसी और जिसको आता है वो बता देगा। और लास्ट जो है वो मैं 1 मिनट देखता हूँ। अच्छा, तो जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट है, जो उसमें है कि कंपेयर बोथ मॉडल्स एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल बाय एक्सप्लेनिंग द रीज़न ना। तो उसके अंदर है कि ये जो हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं ये मॉडल 1 के लिए की हैं, तो इसी तरह सेम सारी कैलकुलेशंस आप मॉडल 2 के लिए करोगे, यहाँ तक आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो उसकी आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1.009। तो ये जो है ना मॉडल 2 है उसके अंदर एरर है, कैलकुलेशंस के अंदर एरर है या मॉडल के अंदर कहीं पे एरर है, क्योंकि जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो 1 से ऊपर नहीं आती। तो इट मीन्स के ये जो है ना वो 0.992 ये वाला मॉडल ये मोर अप्रोप्रिएट है, इसी को हम लेंगे। इसको नहीं ले सकते, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर कोई एरर है। इसी कैलकुलेशंस के अंदर जो इक्वेशन हमें गिवन है, जो वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके अंदर कोई एरर है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। हाँ, अगर ये बिल्कुल परफेक्ट 1 आ जाता तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिटेड गुड फिटेड था, यानी कि इसके अंदर कोई एरर की फिर ये वाला मॉडल सबसे बेस्ट होना था, क्योंकि जो 1 के करीब होता सबसे वो बेस्ट होता, और जो बिल्कुल ही 1 आ जाए तो वो जो है ना वो मॉडल बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना था ये वाला। लेकिन इसके अंदर ये 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉडल 2 की जो आर स्क्वायर की वैल्यू वो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करी है, तो ये इन अप्रोप्रिएट आ गया, तो हम इस मॉडल को जो है ना वो अप्रोप्रिएट लेंगे। ये वाला जो है ना वो एक्यूरेट मोर एक्यूरेट है। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थ्योरी है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मल्टीकुलरिटी, देयर कंसिक्वेंसेस एंड राइट डाउन मेथड्स फॉर इट्स डिटेक्शन। ये थ्योरी है, ये जो है ना वो नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, नोट्स के अंदर से ये सारी तैयार कर लेना है। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर भी पहले थ्योरी है, डिफाइन सीरियल कोरिलेशन है, फिर इसके कंसिक्वेंसेस लिखने हैं, डिस्क्राइब DWD टेस्ट फॉर डिटेक्शन, इसके डिटेक्शन के मेथड्स लिखने हैं, फार्मल इनफार्मल जो थे। उसके आगे जो है ना वो इसका DWD टेस्ट करना है, 1 टेल और 2 टेल दोनों करना है। इसके अंदर जो वैल्यू गिवन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके अंदर हमारे पास ये है कि सपोज देयर आर 3 वेरिएबल्स, इट मीन्स k इज इक्वल टू 3 है। in the model number of observations are 21, n number of observation हमारे पास 21 है, and dw वैल्यू 1.34। dw वैल्यू मीन्स d वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.34 है। तो ऑल द राइट डाउन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द डिसीजन मेकिंग बाय कंस्ट्रक्टिंग बोथ 1 टेल एंड 2 टेल हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम जो है ना वो 1 टेल हाइपोथेसिस कर लेते हैं। 1 टेल हाइपोथेसिस ये टी टेस्ट से आसान है। डी टेस्ट इसमें जो है ना वो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है कि डिसीजन मेकिंग रूल लिखना है। डिसीजन मेकिंग रूल के अंदर सबसे पहले आ जाता है कि जो डी है वो लेस हो, अगर डी इफ़ डी इज़ लेस देन डी लोअर, तो ये हम जो है ना वो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस।